अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सोबा मन मालिका बलोच चे दिली जोलांग के अंचे शुमारा सजीना नवाशत करना उम्मीद करना कि शुमे सोए बिंदा च वशियन ची बिता दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा शुमे सोए बिंदा था चा वशियन ची बिका और दिले नाचाकियाँ लोगे नाचाकियाँ ज़ाती नाचाकियाँ अल्लाह पाक शुमे दिलांची दीर बिका सब्र तहम्मुल बिदा अक्सर मन भी होती बारे या क्या कबरी सोचा कि मन कसीमा अगर दिलांची जहारा भी तो चिया जहारा आ मनी वैसा ची फ़ायदा नुकसान ईर का ये शख्सियत मनी ज़िंदगी तो का ची अर्जिश तीर का हाँ अक्सर माँ माई में दिलग्रान भी है जो मैं ज़िंदगी तो का अर्जिश तीर का ना भले मर्चा मुख्तसरन खासा मर्दो मंचो शाम कि आ बग़ैर कोई मकसद बग़ैर कोई मोल मुराद बग़ैर कोई भी गप्पे दिगरा निवासा नाचा की दिली तो का ईर कनम और अर्ज इंसानी अल्लाह पाक का वती पैम आई वती शख्सियत आई वती पैम बनाए था बोले माँ अक्सर ये अबर दिता ये तो खैर फैमिली अबरी की माँ एक दुमी वासा नाचा की कि बेमकसद अगर मैं कली बिनिंदे सोच कि दूमी बारे में गलत चीज़ सोच के मारा एच भी आई वजूहात नज़र नहीं आया बोले देखिए एक रिश्ते बास खूबसूरत रिश्ते मर्द जनीन है कपल्स हैं मैरिड कपल्स हैं ऐशानी रिश्ता है तो अक्सर ये जो नाचाकी कहते हैं ये मोल मुराद चाहिए अन्नी की दौरा अन्नी की जनिक और अन्नी की बचकनी दौरा हर इंसान ही जब माँ देखे इंसान एक माँ मिल ली जब माँ और भी जब माँ फ्रेंड भी तो मैं एक दुनिया बदल बैग कनक बिल्कुल ना लूटी ज़ाहिर भी मैं एक दुमी पर्सनैलिटी यार ची वाकिफ़ भी मैं एक दुमी गलतियाँ ची वाकिफ़ भी सने ची मसरे अबर जब मैं किसी फ्रेंड बनी माँ आइए गलतीन नेचर अच्छी यानी कि नेचर तो अच्छी नेचर तो लाती रदी बा लाती फॉल्स मयंती लाती अच्छी मेहनती जो दिगरा जो मारा पसंद है लेकिन मैं आया ना भी एक्सेप्ट करी यानी कि मैं सज्जना नहीं होती फ्रेंड है बुराई एक्सेप्ट करी बेसिकली जो मैं ये ख़राबियाँ आया ना एक्सेप्ट करी और एक मजबूत फ्रेंडशिप पे जोड़ भी एक मजबूत रिश्ता जोड़ भी इधर तक कि मैं लोगे तो का मैं बरात गुआरी तो मैं तो का बाज़ी ख़राबी मैं तो का बाज़ी गलती हस्ता मैं तो का बाज़ी मतलब अगर मोशा के माँ वती बराता नहीं होती गुआरा नहीं होती मात वती मात पे तेरे खैर मात पे तो अजीम वाले की मात पे थे तो कभी खैर ख़राबी अच्छी आदत बयान थी जो मारा पसंद नहीं आई थी लेकिन मैं आया ना एक्सेप्ट करनी यानी कि मैं वती ज़ाती यानी ऊनी रिश्ता यानी फैम ख़ास कर माँ जनीन या मर्दीन कोई भी माँ आया नहीं गलतियाँ ना रदियाँ ना बिल्कुल एक दुमिया ची दोस्तारी और मायना चेंज करक भी ना लूटी मायना चेंज करक बिल्कुल ना लूटी बल्कि मायने में खुशी आयनी पर्सनैलिटी हूँ मैं बहुत ही जिंदा गुआजनी बोले अमोदा की मैं दिगे लूग गया रवि खासकर मैं जनीन माँ जब दिगे लूग गया रवि तो माँ कोशिश तमें करनी कि मैं जो लोग हुआ जाए आई पर्सनैलिटी पूरा मैं पैम माँ बुक्शी ये गलती मैं बाज़ इंची जनीन दीतगा जो हर जो अक्सर जंग में अबरा पैदा भी कि आइए हर यानी कि आदत मना पसंद नहीं तो चुश मना पसंद है और मर्द होती जनीना रोशी तो ये आदत मना पसंद है इशिया बदल का आयशा रोशी यानी कि मैं एक दुनिया बदल का नग लूटी मैं एक अच्छा खासा एक शर्री एज गुस्ता और एज तो का कायम मैं एक दुनिया बदल का नग लूटी तो इशियन ची पैदा भी जंग चिया के खासा एक इंसान अगर दूमी इंसान वैसा वो तरह तब्दील का आइए उम्मीदें पैमाना गेश भी यानी कि एक इंसान अगर दूमी इंसान वास्ते तरह तब्दील का तरह बदल का तो आ उम्मीद ज़्यादा एक कि दूमी इंसान आइए सरपत भी आइए समझी भले दूमी नियम गंची अगर आइए अप्रिसिएशन न मिलनी दिल बड्डी न मिलनी जो आइए होती पर्सनैलिटी पूरा तब्दील कोता और आइए पैम रोगे चाहे जनीन भी मर्दीन भी तो इशियांची दिल तू का नाचा की और बोझ पैदा भी और इस सज्जे नंचे मस्त रे वजह भी रिश्तैनी प्रोश के तो गोली चारू का अगर मैं लौटी कि कसी मैं वास्ता तब्दील भी या अगर कसी मैं वास्ता वाकई वो तरह चेंज करेंगी चाहे मैं लोग वा जाई तो बैदे की माँ ये अप्रिशिएट बिकनी आइए हरकत अप्रिशिएट बिकनी आइए दिल बड्डी बेरी और आइए हमेशा आ वैल्यू भी दी चाहे मैं जनी नहीं चाहे मैं मर्दी नहीं मैं हमेशा आ वैल्यू भी दी जो आ डिज़र्व का यानी कि अगर मैं बेचारी अगर मैं जनी नजरों को बेचारा तो मनी लोग वाजा मनी वास्ता अल्लाह पाक सरपरस्त तीर पुता तो आ गेश डिज़र्व का कि माँ ये रिस्पेक्ट बिकना माँ आयर अमा रिस्पेक्ट भी दिया जो हमारे रिस्पेक्ट शायद आई माता यर दाता अमा पे मैं ये माता यर पा लेता अमा पे आइए लोगे जो आइए तू का पर्सनैलिटी तू का यर चाहते अमा पे मैं ये रिस्पेक्ट भी दिया और अगर मैं मर्दी ना अगर मनी लोग मानो की खैर
तो मन अगर आमनी वासा चेंज बेगी मनी सच्ची फैमिली और एक्सेप्ट करेंगे मनी गुआरे मनी माते मनी पेते नेचर और एक्सेप्ट करेंगे तो बैदे कि आई यार हम गेश एप्रिसिएशन भी दिया गेश दिल बड्डी भी दिया ताकि आवती वैल्यू अब इज़ा कि जो कुर्बानियाँ या मनी और मनी फैमिली वासा यानी कि मर्दीने और मर्दीने फैमिली वासा रहता आ कुर्बानी ये वजह यांची आई ये रिजल्ट हमसे नतीजे यांची आई एक भलाई रिस्पेक्टिव भी लोगे तुका तो अगर मैं यकदुमी एफर्ट आना यकदुमी अमला ना यकदुमी वास्ता सेक्रीफाइस आना या कुर्बानी आना बेचारी गौर फिक्र बिकनी और दिल बड्डी पे दे और मनी क्या दुनिया तो एच रिश्ता ना भी क्या वैल्यू ना मिलती और अगर एक रिश्ता वैल्यू मिली तो आ रिश्ता आ लोग आ फैमिली आ चागिर्द आ ख़ानदान हमेशा यकदुमी गुमा चो मजबूती चिक्का ओट बा यक मुश्त बा और हमेशा सक्की सूरी तो एक दुमिये कारक आया चिया के आ यक दुमिया वैल्यू दिया अंचे बाजी लोग के मर्दुमा बास कम खैर ई दौरे तो अगर बेचारा बास कम में अंचे लोग की अंचे फैमिली या जो रिश्ता ना वैल्यू दिया यक दुमिया वैल्यू दिया एक दुमिया गपुत्रान कनक मजाक मस्ती कनक और दिगरा दिमा अगर कसे फैमिली मेंबर्स आनी बारे चीज़ बुक्शी आई दिमा बाकायदा स्टैंड जीरा गायनी वास्ता आई मस्त गाम जीरा गायनी गप्पो आनी गप रोशा गैस ए शटअप कॉल मनी फैमिली बारे मगो अंची बाजी में मर्दों की तो आनी फैमिली माशाल्लाह अल्लाह पाक के बरकत अंची भी भरपूरी मतलब अल्लाह पाक के बरकत अमुदा यकजहती भी अमुदा अमन भी अमुदा फरिश्ता बा लेकिन अमुदा हसद बोग्ज नाचाकी भी अमुदा इबलीस भी और अल्लाह पाक के रहमत अमुदा भी के अमुदा फरिश्ता बा तो ये बारे बैदे के वो सोच के मोती लोगे तो का फरिश्ता लूटी या शैतान लूटी अगर शैतान लूटी कंटिन्यू बेकन थी हसद दो की नगा एक दुमी में जंग हो जटला चौक्का नहीं सरा जंग नारस्ता नहीं सरा जंग नगनो वाद मिर्चा नहीं सरा जंग कंटिन्यू बेकनेता लेकिन अगर शुमल लोग को फरिश्ता लूटी तो एक कसानी गप्पा ने इग्नोर बेकनेता एक दुमिया वैल्यू दर्जा बे देता अर्जिश्ता बेजानेता और वती रिश्ता एकदम मजबूत बेकनेता ताकि खुदा रहमत आलोगी तुका बेची और मर्दिनाद बना खास कर बिजनेस कन गया कार कन गया तरक्की भी अपनी पच्चा के ए दौरे तुका मारा यकजहती एक फैमिली तो एक जहती है बात ज़रूरी है कुली चारू का जीरी कसानी ब्रेक पे तो प्रोग्राम आसाड़ी के अल्लामा मैं एक गेस्ट भी हस्ता और माशाल्लाह मर्ची में प्रोग्राम इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव भी रहती मैं गो बेता वशद के गुली चारू का ब्रेकन सारे चुके में गोश्त कि भाई वती लोग नाचा के ख़त्म करें तो यक जहती सरना मसरी चीज़ें क्लाइमेट चेंज आएगी गुली चारू का क्लाइमेट चेंज दुनिया बदल बेगी दुनिया वती मौसम बदल बेगी कुदरत बदल बेगी और इसी सजनाची मजनी हर जाना जो असी दुनिया या सज्जी ममालिका तुका बेगी इकनॉमिकली सज्जी जहल रोगा या डिजास्टर का दुनिया तुका बलाई वबाई का सैलाब ये जो जलजिला माँ जब कसान बीती कोजा मैं एक सैलाब जलजिला दीता और नी हर दूमी रूचा हर कोजा मुल्कन ची कालाती का कि सैलाबियत का जलजिलात का पोल्यूशन पाकिस्तान है तो खैर माँ पोल्यूशन वर्तगी पैदा बीती माँ पोल्यूशन ही वर्तगी मजन बीती नहीं माँ पोल्यूशन गुमा ही जिंदगी गुआजे नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह इम्यून सिस्टम में अंचू बरकरार है लेकिन अंगा भी मैं गोश कि क्लाइमेट चेंज काएगी कमो नासा कपई बोरबेता बेचारे था कि चीज़ गोश गई साइंस ची गोश गई साइंटिस्ट मारा ची गोश गया आइए दो थी दिले नाचा किया ख़त्म बिकने तक खुदा कर दुआ बोलो देता कि अल्लाह पाक मैं सरा और मैं मुल्क के सरा और सजी दुनिया सरा रोती रहमता भी नीची अच्छा माँ मर्ची ओवरऑल सज्जीन मामला सर गपकनी पाकिस्तानी जो सूरत हाल जो मौजूदा सूरत हाल है ख़ासकर में कराची सूरत हाल बेचारी माँ सिंध बेचारी माँ बलूचिस्तान बेचारी माँ पंजाब बेचारी जो एक सैलाबियत का भी लाती माह पीस रहा अंगा तक आइए जो अस्ती एकदम आई वारे नबीता अंगता का मर्दुम आ चीज़नी आमाचा चोन आमाचा और मर्दुम चे कार करेंगे प्राइवेटली मर्दुम चे कार करेंगे बारे आप गप कनी क्लाइमेट चेंज बारे गप कनी की जो कराची सूरत हाल खासकर पाकिस्तान है जो यकबाज बने असरी बिता असरअंदाजी बिता के बीमारी भी गीच के आई बारे गप कनी और ये अलग अलग टॉपिक करने बारे गप कनी और मैगमा गप करेंगे बस मैगमा हमरादारी करेंगी सर मोहसिन असलम आपको वेलकम करते हैं सर वालेकुम अस्सलाम और हरलाल अमर सर वेलकम अच्छा मोहसिन असलम और हरलाल अमर सर जो अस्ती
ए सोशल एक्टिविस्ट रोटरी क्लब नेमगंज और समारोह शानी बिलोंग करते आया नी कपन मतलब शानी सेक्टर समारोह आई अलावा हरलाल अमर जो हस्ते होम्योपैथिक के डॉक्टरी और आई बारे भी गप करी कि होम्योपैथिक अक्सर माँ जो लुगा तो कई जो चीज़ें इस्तेमाल करी चून चिक्का मुफीद ने चून आई आप एक सराह ली। अच्छा सबसे पहले तो अच्छा मैं बलोची में इसलिए इंट्रो देती हूँ क्योंकि हमारे देखने वाले ज़रा समझे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को सलाम है कि माशाल्लाह से जो फ्लड इफ़ेक्ट आया है ख़ासकर सिंध में बलूचिस्तान में तो ख़ासा एक हमने कवर कर लिया, लेकिन सिंध में अभी तक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो आप बताएं कि मौजूदा हालात वहाँ पे कैसे हैं, लोग क्या सरवाइव कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, अभी थोड़ी बेहतरी आई भी है या नहीं? कुछ इलाकों में तो बेहतरी आई है मगर अभी तक भी काफ़ी इलाकों में जो है वो पानी जो सैलाब वाला वो खड़ा है और वहाँ पे जो सारा जो हालात है काश्तकारी है, किसान लोग हैं तो उनका जो काश्तकारी नहीं हो रही है। तो इस वक्त जो है वो कनकी का सीज़न चल रहा है, वो भी अगर अनाज नहीं उगाएंगे तो खाने पीने की बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। तो इस वजह से जो इलाके में बहुत जो है पानी अभी भी है और वहाँ पे जो है अभी तक जो है गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ख़ास इक़्तिदाम नहीं लिए हैं। ये सिर्फ जो है बातों तक महदूद है, बाकी काम अभी तक भी जो 10% भी उनका नहीं हुआ है, ना पानी उनके इलाकों से निकला है, पानी भी अभी तो और लोगों के काफ़ी जो है कच्चे मकानात थे वो भी गिर चुके हैं, वो भी परेशान है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंट एरिया है टोटल और से पूरा पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है, पूरा लॉस हुआ है ना। जी और जी ज़ाहिर आगे आने वाले टाइम में इनका सर्वाइव के इश्यूज हो गए। ये नुकसान तो मुल्की सतह पर है। जी, अगर जी, वो तो हमारे गवर्नमेंट के लोग जो है थोड़ा सा शऊर रखें तो वो देखें कि आपका पूरा मुल्की सतह पर इकोनॉमिकली आप कितने बड़े मुश्किल में आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल मैम। असल में देखें हमारे पास इंटीरियर साइड की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है ना, तो डिपेंडेंट सिर्फ एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है और वो इस वक्त तकरीबन 100% जो है ना वो डिस्टर्ब हुआ है। तो आइंदा अभी तो जो है लॉस हुआ है वो तो हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में भी जो है वो लोगों का सर्वाइव के इश्यूज हुए हुए फिर उनके जो घर थे वो इस वक्त सारा डैमेज हुआ है सिस्टम सारा। और उसके अलावा डिज़ीज़ ने एक तो इतना वो फैलाव हो गया है कि उनको संभालना इस वक्त जो है वो बड़ा मसला हुआ है। अच्छा इससे सबसे बड़ा नुकसान देखने को ये आया है कि क्योंकि वहाँ पे एक सैलाब मुतासरीन है तो वो आते हैं कराची वैसे ही इतना पोल्यूटेड शहर है और वो और ज़्यादा मुश्किलों में आ जाता है। ट्रैफिकली हम देखें, चीज़ों को देखें, फिर वो रास्ते में ज़ाहिर बात है लोग मुतासरीन हैं तो उनका एक डिस्टर्बेंस आ गई है कराची में भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो नहीं है। देखो वहाँ पे जब अपने गांव की तरफ जो हालात सैलाब मुतासिर होते हैं वो फिर अपने रोज़गार के लिए कराची का रुख करते हैं। जी। मगर कराची 4-5 सूबे जो हमारे हैं वो यहाँ पे कराची कमाने के लिए आते हैं, जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया हैं। तो मगर वहाँ के जब किसान लोग जो मजदूरी लेबर टाइप यहाँ पहुँचते हैं वो भी कह रहे हैं हमारे कराची में मजदूरी नहीं मिल रही है, जिसकी दिहाड़ी 500-600 रुपये होनी चाहिए, वो उनको जो काम ना मिलने की वजह से वो 300-200-300 रुपये में करने के लिए तैयार है। मगर वो कहते हैं कि हम 300-400 में यहाँ दिहाड़ी कमाएं तो हम खाएं, बच्चों के लिए क्या ले जाएं। तो हालात ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एनर्जी सोर्सेज भी है ना आपके डाउन हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, अब कैपेसिटी वो नहीं रही है। कराची की भी अगर हम बात कर लें तो कराची की कैपेसिटी वो नहीं रही है कि इंटीरियर से बहुत ज़्यादा आके लोग यहाँ रोज़गार मिल जाए उनको इजीली। यहाँ अपने इश्यूज पैदा हो गए हैं कराची के, इंटीरियर में तो है लेकिन वो ज़ाहिर कराची तो बहुत ज़्यादा मतलब रोशनियों का शहर कहा जाता है, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान के हर शहर से हर कोने से यहाँ पे लोग आते हैं कारोबार के लिए। कारोबार का मेन शहर है और मेन मरकज़ है पाकिस्तान का अगर देखा जाए कारोबार के हवाले से, और उसी शहर को नज़रअंदाज किया जाता है। उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अगर हम सैलाब की बात करें सर, अगर हम ज़लज़ले सैलाब मुतासिर, ये तो अभी जैसे क्लाइमेट चेंज है तो दुनिया भर में ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पे बैकअप रखा गया है।
ये क्या पाकिस्तान में इतने तवील अरसे तक मुतासरीन का मुतासर होना और इस चीज़ का मैनेजमेंट ना होना, क्या वाकई में ये कुदरत का कमाल है या मैनेजमेंट की कमी है, ये क्या है? ये मैनेजमेंट की कमी हम समझते हैं, कुदरत का कमाल नहीं। जो ब्रिटिश दौर में जो वहाँ से कुदरती लंग जिसको बोलते हैं वहाँ गुजर गए थी पानी की, वो उन्होंने कब्जा खोरों ने बंद की हुई है। सेवर सिस्टम सेवर सिस्टम था वो उन्होंने बंद किया हुआ है। इसी वजह से जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे ज़मींदार हैं, उनका जो बड़े ज़मींदार हैं वो उनकी तरफ पानी कर देते हैं, तो फिर वह बंदरगाह आगे बंद है, आगे पानी जाने का रास्ता नहीं है। तो जो 4-8 एकड़ के कस्बे का जो ज़मींदार है उसके लिए बहुत मुश्किलात है। और बड़ा जो ज़मींदार है वो तो अपने ज़मीन में एक छोटा सा डैम भी बना लेता है, कुछ अपना पानी स्टोर भी कर सकता है, उसी बरसात के पानी से वो अपना काश्तकारी भी कर सकता है। मगर मुश्किलात होती है छोटे काश्तकारों को, ज़मींदारों को, कि वो क्या करें, उनका कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। और करोड़ों खरबों रुपए के बजट गवर्नमेंट के इशू तो होते हैं, मगर वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो न्यूज़ सुनते हैं, तो एक नया फंडिंग जो है, एक नए फंड की इमदाद की जो है वो चाहत हो रही है, ताकि सैलाब, वैसे गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते खैर, लेकिन है ये है कि एक नए इमदाद की जो है वो चाहत हो रही है दूसरे ममालिक से शायद, ताकि सैलाब ज़दगान जहाँ से पानी नहीं निकल रहा उनको घर दें, उनका घर रिन्यूअल करें, उनको ज़मीनें दे, घर दें। और वो लोग बेचारे सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ से पानी निकालो ताकि हम अपना कारोबार जो है वो अपनी काश्तकारी करें, अपना रोज़गार कमाएं, लेकिन यहाँ तक भी हम लोग नहीं पहुँच पा रहे। बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर हम दुनिया में मुंह दिखाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, ये मुंह दिखाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, अगर हम ये बात भी करें तो ये भी गलत है। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मतलब, लेकिन अगर हम डिज़ास्टर के हवाले से बात करते हैं तो वो अभी तक ज़ीरो है, ऑलमोस्ट तकरीबन हर एरिया में ही ज़ीरो है इस वक्त। सर ये तो बात नहीं होती ना कि प्राइवेट, हमारे प्राइवेटली भी लोग काम कर रहे हैं, लोग सिर्फ उनको खाना पानी देने के लिए पूरा साल लगा दें या पूरे साल हम लोग इमदाद दें, एक वक्त आएगा कि आवाम भी भूल जाएगी, आप लोग भी भूल जाएंगे। लेकिन जो बात है कि उनको फिर से उसी तरह से खड़ा करना, उस ज़मीन को उसी तरह से जो है वो एक्टिव करना, उन लोगों को उसी तरह से कारोबार में लगाना, ये उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होगी। और ज़्यादा नहीं, बस वहाँ उनके लिए सहूलियात ना हो, लेकिन उनकी जो ज़मीन पानी की ज़द में आ गई है उसको ज़रा सा मतलब आज़ाद करें तो शायद उनको राहत मिले। अच्छा, हम मेडिकली अगर वहाँ पे बात करें तो पहले तो सूरत हाल बहुत ख़राब थी, क्योंकि पानी जमा है, स्किन प्रॉब्लम, दूसरी बीमारियाँ वैसे भी आ सकती हैं। तो मेडिकली क्या अभी फ़िलहाल क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पे? मेडिकल के हवाले से वहाँ पे जो अभी तक भी वो जो एक पानी साफ़ नहीं है, पानी साफ़ ना होने की वजह से डायरिया, गैस्ट्रो, अपने जो स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। कल ही हमने पूरा दिन जो है यंग होम्योपैथिक वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान हैदराबाद और कराची के डॉक्टर साहब वहाँ आए हुए थे, उनकी 7 डॉक्टरों की टीम थी। उन्होंने तकरीबन 453 जो पेशेंट देखे होम्योपैथी के, और उनको मेडिसिन भी मुफ्त में जो मुहैया की। अच्छा, आप लोग बलूचिस्तान भी जाते सर्वे करने? नहीं, देखिए हम रोटरी वाले तो अक्सर वहाँ पे जाते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी क्लब। ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में क्लब्स हैं, हमारे आपस में लिंक्स होते हैं कि मतलब अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है तो वो हमें अवेल करवा देते हैं, उन्हें किसी चीज़ की नीड है हम अवेल करवा देते हैं। इस तरह से चल रहा होता है सारा सिस्टम। बाकी अगर मेडिकल के हवाले से मैम बात की जाए तो देखिए डिजीज़ अपनी जगह पर है, वो है एक नेचुरल इफेक्ट है, वो जहाँ भी पानी ऐसे खड़ा होगा या बीमारियाँ आएंगी। लेकिन उससे बड़ा हमारे साथ जो इशू आ रहा है वो आ रहा है लोगों में अवेयरनेस का। फॉर एग्जांपल हम किसी को मेडिसिन दे रहे हैं फॉर 1 वीक के लिए, 3 डेज़ में वो काफ़ी बेहतर हो गया है तो उसने मेडिसिन बंद कर देनी है खाना। अब हमारे डॉक्टर साहब हैं जो लास्ट टाइम मेरे ख्याल आ चुके हैं आपके पास, डॉक्टर काशिफ साहब, वो कैंप कर रहे होते हैं वैसे, तो वो बकौल उनके कि जी मैं तो समझा के थक गया हूँ कि आप एटलीस्ट उसका डोज तो कंप्लीट करें ना। ये मेजर इशू हमारे पास सबसे बड़ा ये इशू आ रहा है। ये तो पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान का अलमिया है, थोड़ी सी हम लोग ठीक हो जाते तो मेडिसिन बंद कर देते। मतलब इस तरह के जो इश्यूज आते हैं ना ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है।
मतलब जो नॉर्मल आपके हालात चेंज हो रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको एक टाइम के बाद कवर भी किया जा सकता है। अच्छा, ये भी तो बात है ना कि वहाँ पे जाते हुए जो जो मतलब अगर हम देखें कि इंटरेस्ट है, रोड है, वो भी तक काफ़ी मुतासर हो चुके, तो आप लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती होंगी कि वहाँ तक पहुँचना ही। हाँ, हम जो है वो कम्युनिस्ट के जैसे हमारे नियरेस्ट जो 50 आप लोगों का किलोमीटर मतलब आपके इदारे की, मैं ओवरऑल रोटरी क्लब की बात कर रही हूँ जी। जी हाँ, रोटरी क्लब के हवाले से हमारे जो बंदे वहाँ पे दूसरे जान पहचान वाले थे, उनसे जो है हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो भाई हमें यहाँ पे नीड है, जैसे कुछ जब बारिशें चल रही थी, रोड रास्ते भी नहीं थे, हम मेन रोड पे गाड़ी ले गए थे, वो भी पानी में। उसके बाद जो 15 किलोमीटर हम बोट के ज़रिए अंदर जाके तकरीबन 250 या 300 पेशेंट देके उनको हमने वहाँ पे राशन भी दिया, मच्छरदानियाँ भी दी, और मच्छर जो लोशन थे वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही जाते हैं वहाँ पे, जहाँ अगर रास्ता नहीं है, हम कहीं अगर हमें 2-4 किलोमीटर पानी में पैदल चलना पड़ रहा है तो भी हम गए हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी ये बात मैंने एक बार पहले भी किसी से की थी कि मुझे अक्सर मेरे दिमाग में ये बात आती है, मैंने काफ़ी ज़िम्मेदार इदारों को देखा है, जैसे रोटरी है, दूसरे इदारे हैं जिन्होंने बहुत इस चीज़ में जो है लोगों को भी शऊर दी है, आवाम की भी मदद के लिए आवाम को भी बाज़िम्मेदार किया है और ख़ुद भी ज़िम्मेदारी से वो जो है वो काम सर अंजाम दिए। तो ये सब साथ में हो के एक मुश्त हो के सबको इस चीज़ से निकाल सकते हैं। अगर देखें तो अलग अलग ताकतें हैं, अगर वो एक साथ हो जाए तो मुझे लगता है कि ये इस मुश्किल का हल है और ये तकरीबन ख़त्म होने वाली बात हो सकती है। हो सकता है अगर हम करना चाहें, अगर करना चाहें तो ये आप यकीन माने कि ये प्रॉब्लम कोई इशू ही नहीं है। खासतौर पे हमारी जैसे पाकिस्तानी अवाम है, इसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम कोई काम सही भी करने जा रहे हैं तो उसमें से 10 मसले निकल आते हैं वैसे ही। 10 लोग जो है साथ ऐसे खड़े होते हैं जिन्होंने काम खराब करना है, बिगाड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह के जो इश्यूज है ना, वो नहीं हम मतलब उनको कवर अप नहीं कर पाते। बस ये मैनेजमेंट का सिस्टम है वो चला आ रहा है। एक जो चेन है ना हमारे पास, चेन जो चल रही है उसका लफ्ज़ हम लें एक ही, जब तक हमारे अंदर से करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो वो बदलाव नहीं आएगा, हमारे अंदर से। यानी कि अगर वैसे इन्होंने एक बात की हमारे अंदर से, भाई अगर हम देखें तो आम आवाम जितनी करप्ट है ना उतना गवर्नमेंट नहीं है। हम लोग, मैं कल इस बात पे बहस कर रही थी कि हम लोग हर बात पे जो है ना करप्शन के बारे में ज्यादा सोचते हैं, चीटिंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं, धोखाधड़ी के बारे में ज्यादा शॉर्टकट लेने की कोशिश, शॉर्टकट के बारे में। शॉर्टकट तो हमारा जैसे आदत सी बन गई है, हर चीज में हम ज्यादातर जो है नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मुल्की नुकसान पे। हम अक्सर रोते हैं कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन हम ज़रा गौर करें कि लाइट तो नहीं है लेकिन बिल पे करने वाले कितने हैं। इलेक्ट्रिसिटी जितनी इस्तेमाल हो रही है, आया उतनी ही उसका उतना ही उसकी उतनी ही फीस जा रही है, उतनी इकोनॉमिकली हम उसको सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बिल पे नहीं हो रहा और एसियाँ चल रही हैं वहाँ पे माशाल्लाह से 4-4 एसी घर में। जैसे उनके मुलाजिम एम्प्लॉय होते हैं, उनको वो लाइट पता नहीं कितने यूनिट फ्री होता है। हाँ, वो एम्प्लॉय है, उनको सैलरी मिल रही है, उन पे बिल होना चाहिए। वो भी तो वो बिल्कुल यूज कर रहे हैं लाइट। अब उनके यूनिट भी तो हम भरने वाले हैं, लेकिन हम आम आवाम की तरफ भी से भी देखिए हम लोग कितने करप्ट है कि छोटी छोटी सी बात पे जो है चोरी चकारी, अगर हम चोर नहीं भी हैं तब भी हम चोरी कर लेते हैं या सोचते हैं। शॉर्टकट का मतलब यही है चीटिंग, और चीटिंग का मतलब उर्दू में है धोखा। तो हम बेसिकली धोखा देकर जब आगे जाते हैं तो असल में अपनी ज़ात को धोखा दे रहे होते। छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, फिर आते हैं मजीद अपने टॉपिक पे बात करते हैं। गोली चारों का जीर का सारी ब्रेक की पता साड़ी में बॉम्बे था। वशत के गोली चारों का ब्रेकन सारी की मगर पुत्रान का कहते हैं, खासकर जो सैलाब मुतासरीन आनी बारे हैं और आनी जो मैं वाजह यानी एफर्ट बारे का पुत्रान कर गए थे। अच्छा, मेडिकली अगर बात करें तो आपके कितने कैंप्स लगते हैं, कितने अरसे बाद लगते हैं? और आपने कहा कि वैसे भी सैलाब के अलावा भी आप जो है वो इंटीरियर सिंध में
कैंप्स लगाते हैं रोटरी क्लब के हवाले सैलाब के अलावा हम जो हैं लास्ट 10 ईयर से 10 साल जी। से हर माह कैंप लगता है हमारा, मेडिकल कैंप? मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप होता है। और उसके बाद जो अभी जब से ये फ्लड आया है तो वीकेंड पे एक कैंप लगाते हैं हम। तो इस वक्त जो है हम तकरीबन 25 से 30 कैंप लगा चुके हैं वीकेंड वाले, और वो माहाना कैंप तो हर माह लगता ही लगता है। और फिर वो 50 किलोमीटर दूर हो चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते हैं। कोई हमारे डॉक्टर काशिफ अजीज़ साहब हैं, वो अजीज़ वेलफेयर फाउंडेशन है, उनके वालिद के नाम से अजीज़ वेलफेयर फाउंडेशन और रोटरी क्लब कंबाइन होके ये काम करता है। और इस वक्त भी हम तकरीबन जो है ये 25 कैंपों में 4,500 पेशेंट चेक कर चुके हैं, और तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए की मेडिसिन प्रोवाइड करके दे चुके हैं उनको। अच्छा, माशाल्लाह सर जो है उनके बारे में एक और बात बता चुके, सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक़ था और ये निजी चैनल में एज ए सहाफ़ी भी जो है अपने मतलब एक काम कर रहे थे। अगर हम सहाफ़त के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते, चले थोड़ी सी। वैसे तो हम अगर देखें चैनल में जो सहाफ़त होती वो अलग है, वो क्वालिफाइड सहाफ़ी हैं, उनको एक बाउंड्री भी बताई जाती है, और तकरीबन जो हकीकत सूरत हाल है उनको रिसर्च करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चैनल पे कि जब तक रिसर्च ना हो वो न्यूज़ हम आगे नहीं दे सकते। लेकिन आजकल जो प्राइवेटली सहाफ़ी आ गए हैं, जिनको खैर जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं सहाफ़त के बारे में, ना उनकी बाउंड्रीज़ हैं, सोशल मीडिया की बात करें अगर हम सहाफ़त के बारे में, तो ये कितना मतलब अफेक्ट करती है आपके काम को जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं, ऐसे नेगेटिव वीडियोस देखते हैं किसी इदारे के बारे में, किसी एनजीओ के बारे में, और इस तरह से वो पोर्ट्रेट किया जाता है कि तमाम इदारे जो हैं वो जो है वो फ्रॉड या इस तरह से नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाई जाती है। आप क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया के सहाफ़त को जबकि कोई बाउंड्रीज़ नहीं है तो वाकई में इनको हुकूमत को कोई इकदाम करना चाहिए, इनके बारे में कोई एक्शन लेनी चाहिए? बिल्कुल सही। ये सोशल मीडिया जो वीडियोस वायरल होते हैं उनके कानून होना चाहिए। जैसे कोई ऑफिस है या गवर्नमेंट का इदारा है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, XYZ, तो वो जब मीडिया वाले आएँ तो उनसे ऑफिसर से मिले, उनका वहाँ इंचार्ज है उनसे मिलें, वो अगर इजाज़त देता है तो वो करें। उनको ये जो सोशल मीडिया वाले निकाल के मोबाइल शुरू हो जाते हैं कि भाई ये काम जो है गलत हो रहा है, ये हो रहा है, उनको ये तजलील करने लगते हैं स्टाफ की। वहाँ पे अगर हॉस्पिटल में अगर आ जाते हैं कोई सोशल मीडिया, भाई आप जो गवर्नमेंट हमें चीज़ देगी हम हॉस्पिटल में वही आपको प्रोवाइड करेंगे ना। वो फरमाइश करते हैं मुझे जो है आप एंटीबायोटिक का एक बोतल दे दो, 5 मरीज़ मेरे घर पे बैठे हैं उसकी दवाई दे दो। अच्छा, इसके अलावा बहुत से ऐसे इदारे हैं जो बहुत पॉजिटिवली काम करते हैं, खासकर हम फ्लड की बात करें, सैलाब की बात करें, सैलाब ज़दगान की बात करें, लेकिन उनसे भी अब इदारे हैं, उनके मेंबर से भी थोड़ी सी नाचाकी गलती अगर हो जाती है तो मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में जो सो कॉल रिपोर्टर है या अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बिल्कुल भी बात नहीं करी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर बंदा इतना रिस्पॉन्सिबल है कि वो रिसर्च के मुताबिक काम नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया में अगर देखें तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि इनको इतनी अथॉरिटी दी किसने कि ये जाके पहुँच जाते हैं और सामने वाले बंदे की ऐसी तजलील करने लगते हैं। एक फैसला कुन जो रिपोर्टिंग होती है इस वक्त अगर हम देखा जाए तो हर बंदे के पास कैमरा तो मौजूद है, हाँ, मोबाइल की सूरत में, मोबाइल ठीक कैमरा है। है बस। तो देखिए कोई भी नेगेटिविटी रिपोर्ट आ रही, नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, या कोई भी कहीं वीडियो वायरल हो रहा है या कोई कैप्चर कर रहा है, तो उसमें ये तो श्योर ही नहीं है 100% कि वो एक सहाफ़ी है या वो एजुकेटेड सहाफ़ी है। कोई भी एक बंदा नॉर्मल जिसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, वो उठ के वीडियो रिकॉर्ड करके और आगे वायरल कर देता है। वो जब तक जाके उसको कवर अप होती है, सारी चीज़ें देखते हैं, तब तक तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँची हुई और उसके इफ़ेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास मेन मसला जो है वो ये आ रहा है आपका, जो सहाफ़त की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास एक सहाफ़ी, पुराने सहाफ़ी जो हैं, प्रॉपर रिपोर्टर जो हैं, वो भी कभी ऐसी गलती नहीं करते हैं। लेकिन इशू जो है वो इस साइड से आ रहा है कि हर बंदा सहाफ़ी बना हुआ है। अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहाफ़त की बात करें तो सहाफ़ी कभी भी फैसला कुन
बातें नहीं करता, वो वही बता रहा होता है जो मौजूदा हालात में दोनों मौजूदा तरफ हालात की सूरत हाल जो है बयान कर रहा होता है। लेकिन सोशल मीडिया में हम देखें, मतलब बस उनके हाथ में जूते नहीं है जो सामने वाले बंदे को मारे, वरना जो चतरोल करते हैं अपने ये जबान से, जो एक अनगिनत चीजें निकाल रहे होते हैं, पर्सनैलिटी उनकी बिल्कुल शख्सियत के बारे में। मैम बेसिकली वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं इदारे को उस टाइम पे। कोई भी आप किसी तो डॉक्टर, यही बात है, अगर लॉ है, लॉ तो मौजूद है, हाँ मौजूद है, लेकिन उस लॉ को एक्टिव होना चाहिए ऐसे लोगों पर। असल में मैम इश्यूज ये हैं कि चंद एक इदारे हैं, उनको हम उनकी बाउंड्रीज हम क्रॉस नहीं कर सकते। वहाँ जाते हैं तो ये उसी वक्त फिर जो सहाफ़ी बना हुआ है उसको पकड़ लेते हैं, वरना सर, उसके ये अलावा तो बेसाख्ता, खैर उसकी ये इनका कोई इदारों से ताल्लुक नहीं है, ये बेसाख्ता यूट्यूबर्स हैं। और मैं इसलिए इस बात को बार बार कहती हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुस्बित काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, जो NGOs का नाम लें, जो अभी एक सैलाब का एक बहुत बड़ा वबा आया था, इन्हीं लोगों ने जाके वहाँ पे मदद की, ना कि मैंने आपने हमने तो सिर्फ इनको अपनी चीज़ें ला के दी हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने उनको राहत दी, अल्लाह पाक ने इनको ज़रिया बनाया। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे मुल्क में जो मुस्बित काम करे वो इतना उसकी तजलील हो कि आगे जाके कोई भी इस तरीके से कदम ना उठा सके। जिस तरह अब हम सियासत में नहीं जा सकते, इस तरह सियासत को बदनाम करके रखा हुआ है हमारे इसी सोकोल सहाफ़ियों ने। आज के दौर में अगर बात करूं, इसी तरह आज का इंसान अगर उसने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा भी है, पॉलिटिक्स पढ़ा भी है, वो जाने से डरता है कि भाई मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। अच्छा, बात करते हैं कराची की सर। जी। वैसे तो वहाँ पे सैलाब, यहाँ पे तो पहले बारिशें होती थी जब हम छोटे होते थे, तो बारिशें होती थी, स्कूल बंद होते थे, तो हमें बड़ा मजा आता था कि रोज चलो जून जुलाई में स्कूल ही बंद है। इस दफ़ा तो मैं कराची में भी सैलाब आए हैं। सैलाब मतलब ये आप देखें, 1 घंटे की बारिश थी, मैं रास्ते में जा रही थी, 1 घंटे की बारिश ने यहाँ तक पानी लाके खड़ा कर दिया। और मैं हैरान हूँ कि ये क्या सिस्टम है कि हम लोग, मतलब मैंने कभी ये हालात नहीं देखे कराची के, तो उस बारे में बात करें कि ये क्या सूरत हाल है जो अभी देखने को मिल रही है। आपके हवाले से आपकी मैं व्यूज़ जानना चाहती हूँ बस। बारिश जो कराची के एक कराची की थी, इसी से पूरा एरिया जो है जी, कराची, बलूचिस्तान और जगह सिंध, तो हर चीज़ कराची भी सिंध में आ जाता है। तो बारिश की वजह से एजुकेशन और कारोबार डिस्टर्ब हुआ, ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब हुए, क्योंकि पुलें टूट गई, रोड रास्ते टूट गए, पंजाब से सिंध आने के लिए रास्ते डिस्कनेक्ट हो गए। 2 तरह के इश्यूज आ रहे हैं। एक तो हमारे पास इससे पहले इतनी ज़्यादा बारिशें भी नहीं थी, ये एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बारिशें भी एक तो बगैर टाइम के आ रही हैं, मतलब इनका टाइम भी चेंज हुआ है। बारिशें फिर भी होती थी और दुनिया भर में बारिशें हो रही हैं। मैम होती थी, लेकिन जितनी इस दफ़ा या इससे पिछली दफ़ा हुई है इतनी तो हमने भी नहीं देखी। देखिए पहले होता था कि स्टेप बाय चलती थी, 2-3 दिन का गैप आ गया, क्लाइमेट चेंज का कुछ असर तो होगा जी। अच्छा, इस चीज़ में मुआशी हालात ख़राब हो रहे थे, मगर चीज़ों के रेट बढ़ रहे थे। क्यों कि पंजाब से यहाँ सिंध में नहीं आ रही थी चीज़, सिंध से पंजाब नहीं जा रहे थे, तो उनके रेट ऑटोमेटिक जो डिस्ट्रीब्यूटर थे या स्टॉकिस्ट पूरा थे, आपका मलबा अवाम पे आ रहा है, पूरी जिम्मेदारी अवाम पे आ रही है। है। अगर हम देखें कोरोना की वजह से पहले से जो मजदूर जो दिन की दिहाड़ी में काम करते हैं वो तो पहले से मुतासिर थे, लेकिन कोरोना में भी महंगाई बढ़ गई, एक दूसरी काम नहीं कर सकते थे, बिल आपको पे करने, तो जाहिर बात है एक बदनामी यहाँ पे भी है कि मीटर कट जानी है। तो ये सारी चीज़ें अवाम बर्दाश्त कर रही थी। 2 साल के बाद थोड़ी सी राहत आई, काम खुल गए, तो ये सूरत हाल देखने को मिला कि अब काम पे भी नहीं जा सकते। सबसे बड़ी चीज़ तालीम का मुतासिर होना। कराची के लेवल पे, कराची के भी स्कूल्स तकरीबन आपको बंद ही मिलेंगे, ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल बन गए कोरोना में, उसके बाद ये डिज़ास्टर सारा तकरीबन 1 साल था। आपका इंटीरियर भी बन रहा है, कॉलेजेस वगैरह कराची भी तकरीबन सारा बन रहा है। ये बड़ा मसला था जी जी। उसकी वजह से जो इफेक्ट्स इनके, मतलब स्टूडेंट्स जो डिस्टर्बेंस हुई है सारा, फिर उसके बाद जो न्यू एडमिशन्स आए हैं उसमें कोई रिज़ल्ट ही नहीं थे, मतलब जिनके पुराने आप रिकॉर्ड देख लें, C ग्रेड D ग्रेड आ रहे हैं, वो A1 में भी आ गए। और इस तरह मतलब हर जगह पे मिसमैनेज किया हुआ है ना सिस्टम, तो सारा वो पढ़े लिखे बच्चे बेचारे जो सारा साल पढ़ते हैं, वो एक साल अगर स्कूल नहीं जाएंगे
तो घर पे बैठ बैठ के क्या है वो फालतू गेम खेलते हैं या कोई चीज़ टीवी देखते हैं, तो उनका वो जहन जो है एजुकेशन से हट जाता है। हट जाता है। तो हर अगर बारिश आ जाती है तो छुट्टियां हो जाती है, कोविड में भी स्कूल बंद रहे काफ़ी, तो इस वजह से जो काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स सामने आई। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। असल में ये जो पोल्यूशन और डस्ट है ये काफ़ी सर को भी असरअंदाज कर गया और मुझे भी, शायद मुझे आपकी जो है ना आपकी बीमारी ने मुझे भी पकड़ लिया। तो सर यहाँ पे आप लोगों की क्या क्या एफर्ट है, क्या क्या इकदाम है? कराची के हवाले से अगर बात करें तो मुतासरीन तो कराची में भी हैं काफ़ी, जो वहाँ के मुतासरीन हैं वो यहाँ पे आए हैं, ना घर है ना ठिकाना है, मुसाफिर हैं। तो उनके हवाले से बात करें कि आपके रोटरी क्लब के हवाले से कराची में क्या क्या इकदाम हो रहे हैं? रोटरी क्लब भी कराची में काफ़ी जो है काम कर रही है, एजुकेशन पे काम कर रही है, और जहाँ पे पीने की पानी की सहूलियात ने वहाँ पे आरओ प्लांट लगा के दे रहे हैं। अच्छा। और यहाँ से ये थर रेगिस्तान के हवाले से भी यहाँ से कराची वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखते रहते हैं, जीडीसी का इदारा है वो काम कर रहा है, सिलानी ट्रस्ट काम कर रहे हैं, और ऐसे ट्रस्टी काम कर रहे हैं। कराची क्लब्स के मैम जो मेगा प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, ज़्यादा एजुकेशन पे ही इनका काम हुआ है। फिल्टर प्लांट्स वगैरह हैं, ट्री प्लांटेशन पे काम इन्होंने काफ़ी किया हुआ है ऐसे एरियाज में जहाँ पे जो है ना पानी वगैरह की दिक्कत है। जी। और कराची सिटी के लिए ट्री प्लांटेशन काफ़ी इन्होंने, लास्ट मेरे ख्याल में फिगर आई थी कोई, आई थिंक 1 लाख प्लस इन्होंने ट्रीज़ लगाए थे कराची सराउंडिंग में और कराची सिटी में। अच्छा, स्ट्रीट क्राइम के बारे में आप क्या कहेंगे? स्ट्रीट क्राइम जो बढ़ती जा रही है, और तकरीबन अभी भी मुझे सुनने को मिला कि कल भी एक हादसा हुआ था। और हादसे तो होते जाते हैं, और एक वक्त था जब मैं बहुत खौफजदा हो गई थी कि भाई अगर काम पे जा रहे पता नहीं जिंदा वापस आएगा भी नहीं। यहाँ पे मर्दों की ज़्यादा मर्दों से ज़्यादा डर लगता है कि भाई ये जा तो रहा है लेकिन आएगा भी या नहीं। तो स्ट्रीट क्राइम के बारे में हवाले से स्ट्रीट क्राइम इस वजह से बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी, भूख, बदहाली। पहले तो नहीं थी जी। नहीं, वो अगर देखो ये हालात ऐसे हैं, जो बंदा जा रहा है जो उनको अवेयरनेस नहीं है, अगर वो अनएजुकेटेड बंदा है, वो जब मैच्योर हो जाता है तो उनको हर चीज़ वो चाहता है कि मेरे पास अच्छा मोबाइल भी हो, मेरे पास अच्छी बाइक भी हो, मैं यहाँ घूमूं फिरूं। अगर उसका रोज़गार नहीं है, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ भटकता है। अगर वो फैक्ट्रियों में जाता है उनको काम नहीं मिलता है, तो छोटे छोटे उनको अवेयरनेस नहीं होती है, तो छोटे छोटे क्राइम करते करते वो आगे जाते हैं, बड़ा क्राइम करने लगते हैं। बेरोजगारी क्राइम से स्टार्ट होते हैं। ग्राफ पहले से तो काफ़ी अब चला गया है ना बेरोजगारी की। अगर हम बात करें, सोर्सेज जो थी वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। लेकिन सर मैंने अभी भी कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी लोग थर से या सिंध से जब आते हैं कराची, तो अपना छोटा सा कारोबार खोल लेते हैं। वो भी स्ट्रीट क्राइम का हिस्सा बन सकते थे। वो उनके पास भी ये जवाब था कि भाई हमें तो रोज़गार नहीं मिला तो हम भी तो डाकू डकैती बनेंगे क्योंकि पैसा कमाना है। लेकिन वो लोग वहाँ से आके, ख़ासकर मैंने सिंध के लोग देखे हैं जो कराची में आते हैं, वो अपना छोटा सा कारोबार खोल लेते हैं और उसी में अपनी भी किफ़ालत कर रहे होते हैं, फैमिली की भी किफ़ालत कर रहे। तो बल्कि मैंने उस दिन, मैं ये बात दोबारा रिपीट करूँगी कि ठेले वाले से ऐसे ही मैंने पूछा कि आप कहाँ से, तो उन्होंने वही सिंध का ही नाम लिया, किसी इलाके से हैं। तो मैंने कहा ये लोग तो कहते कराची में काम ही नहीं है। तो कराची में वाकई में काम ही है? आप मजदूर हैं, आप ज़्यादा बता सकते हैं। कहते कराची में मेरा ये मानना है कि अगर मैं धागा भी बेचने जाऊँ तो मुझे नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर काम नहीं है किसी इदारे की तरफ से तो खुद भी बनाया जा सकता है, हम छोटा सा कारोबार खोल सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि करप्ट मुल्क है तो हमें टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता ठेले वाले का। अगर हम बाहर मुल्कों की बात करें तो वहाँ पे आप रेडी भी लगाते हैं तो उसके लाइसेंस होने चाहिए, जो हमारे मुल्क में नहीं है बेसिकली। तो ये भी तो हो सकता है ना। ये सूरत हाल तो मुझे बचपन से देखने को मिला। अचानक कराची के हालात ख़राब हो जाते हैं, अचानक स्ट्रीट क्राइम शुरू हो जाती है, अचानक ये डकैतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस पर सबसे ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए कानून को। देखो, अगर यहाँ पे वो मजदूर आ रहा है, अपनी दिहाड़ी कमा रहा है, तो ये बिग सिटी के हवाले से यहाँ पे चीज़ें भी तो महंगी होती हैं।
महंगी होती है, लेकिन सर उनको उनकी सब्र को सलाम है। एमरजेंसी जो उनको अगर नीड पड़े यहाँ पे, जब बाहर से बंदा इधर आएगा, एक तो अपनी कराची की कैचमेंट एरिया पॉपुलेशन होती है, जी। जब बाहर से बंदा आएगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। बिल्कुल। यहाँ पे देखो आप हॉस्पिटल में चले जाओ, उनको बेड नहीं मिलता है जी। अगर इमरजेंसी की सूरत में। इमरजेंसी में ये ट्रस्टी इदारे ना हो तो यहाँ पे रोज़ाना की लाशें रोडों में पड़ी हो, उनको कौन पहुँचाए। इन सबसे बड़ा जो अपना एदी सेंटर है, चीपा सेंटर है, और काफ़ी सेंटर हैं जो इनको हेल्प करते रहते हैं, जो बीमार बंदे को जाके हॉस्पिटल। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, ये भी एक मेजर इशू है, बिल्कुल। करप्शन की तरफ जाने का लोगों का अच्छा, mind जहाँ change पे लोग इंक्रीज होते हैं, लोग आवाम ज़्यादा होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, और उस शहर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना। मुल्क भर में तो ऐसा ही होता है, रूल तो यही है, लेकिन यहाँ पे मतलब कराची में जितनी आबादी बढ़ती जा रही है, उतने ही नुकसानात जो है सामने, नुकसानात का शिकार है लोग। टॉपिक को इस सरहाल को कह रही थी, टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर। पूरी चालू का जीर के सानी ब्रेक की वजह से में बहुत बेहतर। जी गुरी चार को वशत के ब्रेक रन ब्रेक अंच कराची सूरत हाल है गपो स्ट्रीट क्राइम है गपो होती हिफाजत बहुत बिकने खास कर होती सिक्योरिटी हिफाजत बहुत बिकने कसाने कसानी चुकना प्लीज़ बाइक मदेता गाड़ी चलान का मैं लेता जब तक का बालिग नबी पर चके बालिगी एज बालिगी दिमाग जो हस्ती आ कमो बाशऊरी तौर पे सूची कसाने चुक्का ऐसा खुद के लैब कन के रोच ऐसा गाड़ी या बाइक दें इशारा बिल्कुल भी नॉर्मल बिकने तशी अलावा मजनी मसनी मोबाइल या चीज़ वती चुक्कन दस्ता मदेता ताकि आई जाना नहीं ख़तरे बाइस मबना पर्चा के स्ट्रीट क्राइम अंचू बैगी के उनकी मोबाइल नहीं या मोबाइल स्नैचर जो सी फायरिंग कर गए खुद न खासा जान मर्द मनी जीरिया तो वती चुक्का नहीं वती हिफाजत वती सिक्योरिटी या वत बेचारता ये एक अच्छे इदारे मतलब एक अच्छे मतलब एक कुछ है ना अपनी हिफाजत आप करें अपनी चीज़ों की हिफाजत आप करें तो ये बैनर होती दिल सर होती दिमाग सर बिजली कि वती हिफाजत शुमार बात करेंगी। अच्छा हम आते हैं अब जैसा कि मैंने कहा ये होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं तो सबसे पहले तो हम होम्योपैथिक के बारे में थोड़ी सी जानेंगे कि होम्योपैथिक है क्या। वैसे मैं काफ़ी मानती हूँ होम्योपैथिक को, मैं काफ़ी जो है इलाज भी अपना उसी तरह से करती हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि होम्योपैथिक है क्या। होम्योपैथिक जो असल चीज़ है वो एलोपैथिक से हटके है। एलोपैथिक हम ट्रीटमेंट करते हैं वो जल्दी फ़ायदा कर देती है, और होम्योपैथिक जो है वो स्लोली अपना काम दिखाती है, स्लो प्रोसेस में। उसमें नुकसानात नहीं हैं, ज़्यादा नुकसानात नहीं हैं। उसमें जो एलोपैथिक है वो डायरेक्ट अटैक भी करती है, तो उस पर अगर बंदा कोई चीज़ गलती से खा भी ले तो एक्शन टू रिएक्शन, काफ़ी टैबलेट्स किसी को नहीं लगती है तो रिएक्शन भी हो जाता है। अच्छा, एलोपैथिक काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए जो है हम एलोपैथिक की तरफ जाना भी ज़रूरी है। जी हाँ, ठीक है ना। और क्योंकि ऐसी भी बीमारियां हैं जहाँ पे होम्योपैथिकली शायद कोई डॉक्टर होगा, लेकिन सर यहाँ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो क्वालिफाइड कौन है हमें मालूम भी नहीं होता। बाहर जो भी है अपने पाकिस्तान में भी पंजाब है, कराची है, हैदराबाद है, मीरपुर में भी अभी इवन अभी उमरकोट समारोह हमारे तक वहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर उन्होंने, हमने भी यहाँ कराची अंसारी मेडिकल से मैंने किया था, फिर मैंने टीसी कराई थी हैदराबाद। तो स्टार्ट होता है तिब्ब नबी से, पहले ना एलोपैथिक था ना होम्योपैथिक था, घरेलू टोटके थे, घरेलू टोटके थे। उसमें जो है बच्चे को दवाई दे दी जो अपनी घर की हाथ की आज भी आप अगर बलूचिस इंटीरियर में जाए तो घरेलू टोटके वालदा है, मेरा बच्चा बीमार गया उसने शहद पिला दी उसको, उसके घर के टोटके जो कावा बना दिया, उसमें इलायची डाल दी, दालचीनी डाल दी, और भी जो चीज़ें मसाला गरम मसाला वो डाल के कावा बना के दे दिया, नींबू वाला कावा बना के दे दिया ताकि उसमें खांसी जुकाम का अफाका हो जाता। उसके बाद स्टैंडर्ड आया तो होम्योपैथिक में तब्दील हुआ। होम्योपैथिक में बाद जैसे टेक्नोलॉजी ने चेंज आई तो एलोपैथिक में आ गए। जैसे हम अपना गुड़ जिसको बोलते हैं
कितना बड़ा फायदा है गुड़ कितना का। बड़ा। लेकिन वो और- गुड़ हकीकतन गुड़ हो। हकीकत हो। उसके बाद अगर उसको फर्टिलाइज वो जो स्टराइजेशन करके Thank you, बच्चा। उन्होंने बड़े ये शुगर मिल लगा दिए, जी। उसमें उन्होंने चीनी बन गई। चीज़ तो काम है उसका वही। अच्छा, ये गुड़ की बात करें, चलो चले, आपको तो जी। मुझसे ज्यादा इल्म है, जी। तो ये आर्टिफिशियल गुड़ और ओरिजिनल गुड़ में क्या फर्क है? जो मैं रास्ते में देखती हूँ तो अक्सर कई लोग कहते हैं कि ये तो मतलब खा के ही पता चल जाता हाँ, है। जो थोड़ा सा कलर वाइट हो जिसका, वो तो आर्टिफिशियल, उसमें थोड़ा सा कोई केमिकल जैसे चीनी वाला केमिकल होता है मिलाते हैं, वो भी उसमें मिलाया जाता है। मिलाया किसी ने जाता दोस्त ने बताया। वॉश किया जाता है, और अभी हम वहाँ से गांव से आ रहे थे तो रात के टाइम भी दुकान खुले हुए थे, वो ओरिजिनल जो चीचड़ा जिसको बोलते हैं वो चला रहे थे, और उसी में वो गुड़ बनाते हैं, उसकी जो जिसको वत बोलते हैं हम सिंधी में, और वही खाने की टेस्टी होती है। शुगर वाला पेशेंट अभी जो भी है सर्दी के मौसम में गुड़ की चाय पीने में अलग ही तासीर मतलब अलग जैसे है। हम लोग बता बलूचिस्तान में जी। खासकर कोयटा में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ईरानी चाय, जी। ईरानी चाय कैसे होती है कि आपने चाय पत्ती के साथ, अच्छा चाय वो इतना प्यारा बनाते, इतना उसमें क्या रखा जाता है, गुड़। जी तो आपने ना गुड़ का एक टुकड़ा जो है मुंह में डाल दिया और चाय के सिप लेते रहे, इतना मज़ा आता है उसके पीने में। और वो एक मेरे ख्याल से वो जिस्म को थोड़ा सा वार्म अप भी करता है गुड़ जो है, उसकी तासीर। बिल्कुल। और अक्सर जो है सर्दियों के मौसम में असली घी और गुड़ और उसके जो है कन की रोटी, पहले ये वो लोग मसल ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो- अब कराची वाले तो बेचारे इन चीज़ों से बहुत वो मसल के खाने से बंदे का नाश्ता भी टाइट हो तो सेहत भी अच्छी रहती है। हम जब बेसिकली छोटे देखिए थे ये हेल्दी और इस वक्त जो अभी जी। सालन जिसको हम साग बोलते हैं, साग बोलते हैं जी। सरसों का तेल का जो होता हाँ है जी। उसका ओरिजिनल साग सर मकाई। ये आप बात करें इंटीरियर की, जी 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 तो मैं जो कह रही थी, हम जब छोटे थे तो हमारे अब्बू जो है ना वो कभी कभी, अच्छा उस दौर में बच्चों को लेके जाया जाता था गांव की तरफ, ज़्यादातर वहाँ की ज़िंदगी दिखाने। तो मुझे याद है कि मैं बैठती हुई थी नाश्ते में, इतना बड़ा मक्खन हाथ से बनाया हुआ जो है, हाथ का मक्खन होता था, उसका टेस्ट अभी तक अगर मैं देखूँ उसकी तासीर अभी तक मुझ में है, मेरी ज़बान पर है। लेकिन वही बात है ना कि हम शहरी लोग इतने दूर हैं वहाँ से कि हम वहाँ तक हमें तो पता ही नहीं है कि वहाँ ये कौन सी चीज़ असली है, कौन सी चीज़ नकली है। तो ये थोड़ा सा मसला होता तो है। इस वक्त ना कल जैसे मैं घर पे था तो बच्चों ने बोला पापा मकाई और वो चावल का आटा भी चाहिए मकाई। तो फिर मैं गांव में गया हूँ, गांव वाला से मकाई लिए घर पे लेके आए, चावल का आटा लेके आए। अरे। अभी वो के दूसरे तीसरे दिन साग बना लेते हैं, वो उसमें जो मकाई की रोटी है उसमें मक्खन लगा अच्छा के उनकी खा लेते रोटी भी अलग ही खुशबूदार होती है जो यहाँ के बनिस्बत यहाँ के अगर हम देखें तो। अगर हम बात करें गांव की, वो आपने क्या कहा घरेलू टोटकों की, तो उस दौर में औरतों को तजुर्बा भी होता था, ज़िंदगी का तजुर्बा, सख्त ज़िंदगी का तजुर्बा। अभी भी हम इंटीरियर की तरफ जाएं तो उनको असल में तजुर्बा है कि किस चीज़ की दवा कौन सी चीज़ में है। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो यहाँ पे जो आजकल टोटके मिलते हैं वो काफ़ी नुकसानदेह भी होती हैं। और अगर हम किसी जैसे कि होम्योपैथी की बात करें, क्लिनिक में जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, उसका भी नतीजा बाद में काफ़ी नुकसान देता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर है भी या नहीं है। सही। तो ये चीज़ें कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं माशरे के लिए? अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है, रजिस्ट्रेशन है, अभी हेल्थ केयर कमीशंस के जो कानून आ गया, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे तिब्ब नबी का उसका दवाखाना हो, वो हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से वो जो है रजिस्टर्ड होगा, उसको रजिस्टर करके वो। सर आपके जो केबल ऑपरेटर्स जी हैं हाँ। वो तो ऐसे एड्स दे देते हैं कि होम्योपैथिक का नाम लेके जो है वो नंबर मेंशन कर देते हैं, तो वो तो रजिस्टर्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं नहीं है, रजिस्टर्ड होता है। अभी जैसे मैंने डिग्री हासिल की तो ये डेंटल काउंसिल इस्लामाबाद से बिल्कुल होम्योपैथिक का अलग है और एलोपैथिक का अलग है। डेंटल काउंसिल से रजिस्टर्ड होता है, उसका जो टाइम पीरियड है 2 साल का होता है। सर जो बात कर रहे हैं सिस्टम हमारे पास सारा बना हुआ है, प्रैक्टिकली रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें वो चीज़ नहीं मिलती। अब आप देखें एक जो वॉल प्रमोशन, एक दीवारों पे जी, जी। लिखना, मैं अक्सर जाती हूँ तो एक सावित्री माई मुझे मिलती हैं, नंबर मेंशन है नीचे, एक मुझे
पता नहीं कौन सा बंगाली मिलता है, बंगाली बाबा, और इसी तरह मैं जाती हूँ तो मुझे ये सारे मिलते रहते हैं। अच्छा, इनकी बातें भी अजीब होती है कि आप मतलब आपकी महबूब से मिलाने का तौर तरीका फला, बेसिकली ये जादू होता है, बेसिकली आपको जादू की तरफ लेके जाते हैं जो कि हराम है, जिसमें जो कि क्राइम है। दुनिया के हर कोने में विच क्राफ्ट कहते हैं, जादू टोना, ये हुकूमती तौर पे क्राइम है। लेकिन इनका नंबर भी मेंशन है, लेकिन कोई इदारा जो है इनकी तरफ रागिब नहीं होता, इनको रोकता नहीं। अब जाहिर बात है अवाम तो जाती ही होगी, कितना माइंड डाइवर्ट होते होंगे, कितनी चीज़ें इस तरफ जाते होंगे, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान। ये बात आपने बहुत अच्छी की। तो मुझे भी एक वाक़या याद आता, तो कुछ साल पहले तो ऐसे ही जाली बाबा जो होते हैं, जो आ रहे हैं उनको पता है भाई आपको ऊपर जो है इतना ये कष्ट हो रहा है, अपना मुश्किलात हैं, तो आप काला बकरा लेके आओ, आप जो है वो काले मुर्गी लेके आओ, तो वो उससे आप ठीक हो जाओ, या आप जो है 2500 रुपये मुझे दे दो, इसके जो है जो सामान है वो मुझे पता है, आपको पता नहीं है, मैं ले आऊँगा, या मुझे इजी पैसा करा लो। तो इससे जब उसको पेट में दर्द होता है या सर में दर्द होता है, बुखार होता है, तो वो अगर इतना जानता है इल्म, तो अपनी आप बीमारी का इलाज करें। फिर वो बात होगा तो क्या बोलते हैं, ये हमारे ऊपर अपना नहीं चलता है, हम दूसरों को अफाका देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बहुत बड़ा इकदाम कर रही चीज़ों पे, जैसे जाली डॉक्टर्स हो गए, क्लिनिकल जाली डॉक्टर्स हो गए, या ऐसे लोग हो गए जो लोगों को भटकाते हैं। मैं सलाम करती हूँ उन रिपोर्टर्स को, ये बहुत बड़ा काम होता है, ये बहुत बड़े इदारे, ये इनका बहुत बड़ा माफिया भी है। लेकिन ये बहुत, मैंने औरतों को देखा है, और एक लेडी रिपोर्टर है वो जाती है उस तरफ। मैं कहती हूँ कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन वो हिम्मत करती हैं। लेकिन इन चीज़ों को हाईलाइट करने के बावजूद जब हमें वही लोग उसी जगह पे बैठे हुए मिलते हैं, हमें कोई नतीजा नज़र नहीं आता। जी मैम, ऐसा है कि देखें, अगर हम कुछ टाइम पहले बात करें और अगर आज की बात करती हूँ इस बारे में, इसलिए बात करें क्योंकि हम ओवरऑल पाकिस्तान के अवाम की अगर हम बेनिफिट मतलब मुश्किलात की बात करें, फ़ायदा और नुकसान की बात करें, तो ये सबसे बड़े नुकसान हैं जो सेहती तौर पर भी, मेंटली भी एक नुकसान हो रहा है। जी आप कंटिन्यू करें। जी सर। लेकिन मैं, अगर हम कुछ टाइम पहले बात करें और आज की दौर की, लेकिन लोगों में अवेयरनेस आई है। सर बिल्कुल नहीं आई है। नहीं मैम, आप सिर्फ ये देख लें कि थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आया है, लोगों की सोच में फ़र्क आया है। और अब अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं ना, तो उससे पहले ये होता था कि लोग, ठीक है कोई बीमार है, वो आप 15-20 दिन 1 महीना तो उसने डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है। जी जी। लेकिन अब फ़र्क ये ज़रूर आया है कि अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर को ढूंढता है, और अच्छे डॉक्टर को ढूंढता है। अच्छा, इंटीरियर के लोग तो बाशऊर हैं। अब ये जितने भी आपके फॉल्स इदारे खुले हैं, चाहे वो डॉक्टरी के हवाले से हो, होम्योपैथिक के हवाले से हो, या ऐसे चीज़ों के हवाले से हो, ये शहरों में खुलते हैं सर। और इनका रुझान इतना बढ़ता जा रहा है। बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ फ्रॉड है। आप देखें कि क्वालिफाइड लोग कौन से हैं, आप देखें कि आपको कौन सा सही रास्ता दिखाता है, या आपकी सेहत के लिए कौन सी चीज़ मुफीद है, ख़ासकर आपके बच्चों की सेहत के लिए कौन सी चीज़ मुफीद है, उसको फॉलो करें। अच्छा, बात करते हैं फिर आके एजुकेशन की। तो रोटरी में माशाल्लाह एजुकेशन का बहुत बड़ा एक इक़दाम है। वो ख़ासकर एजुकेटेड माइंड जो है वो बनाने में ज़्यादा उनके आइडियाज़ हैं। तो उस बारे में, उस हवाले से बात करते हैं कि एजुकेशन पाकिस्तान में, कराची में अगर एजुकेशन रुकी हुई है, बच्चों को में शऊर भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो वो उसकी वजह क्या है, और आप अपने इक़दाम के बारे में थोड़ी सी बात करें। मैम देखिए, यहाँ पे तो फर्स्ट डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट पे ही ब्लेम देंगे, क्योंकि देखिए उसकी वजह भी बता देते हैं। हमारे पास पूरा एक एजुकेशन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब उसको जो है हम प्राइवेटाइज करके उसको लेके जा रहे हैं, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की तरह सूरत में इदारे बन गए हैं। और वो आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा गवर्नमेंट का अच्छा बना हुआ है, वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन सिस्टम की अगर बात करें तो आज के दिन में वो ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। वहाँ टीचर्स भी अच्छे हैं, हालांकि हमारे पास अच्छे एजुकेटेड टीचर्स भी हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की, गवर्नमेंट की तो टीचर मतलब तो बहुत और जिस तरह की लैब्स गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं, वो प्राइवेट प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि बस वो ध्यान एजुकेशन जो है वो प्राइवेटाइज ज़्यादा अच्छी मिल रही है। जी बिल्कुल। अभी जो है एजुकेशन के हवाले से जो NTS पास एजुकेटेड ग्रेजुएशन लड़के आए हैं, जिन्होंने PhD, HST, GST क्वालिफाई करके जो है मेरिट पे आए हैं, तो ये इनसे बदलाव आएगा। और
कुछ अभी कल परसों मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा तो कोई अपना वैसे बोलते हैं बच्चों को तालीम मुफ्त है, एजुकेशन, किताबें कोई कबाड़ की दुकान पे उन्होंने हाथ की, वो भी सोशल मीडिया पे ही चल रहा था। कुछ तो सोशल मीडिया पे अच्छे काम हो रहे हैं दिखने के लिए, पॉजिटिव वे वाले पे, उस पर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सरदार शाह, उन्होंने एक्शन भी लिया है। अच्छा, बदबख्ती से यहाँ पे जितने भी बल्कि पॉजिटिव काम करने वाले ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बदबख्ती क्या है कि हम लोगों को जो है ना वही जो नेगेटिविटी है। अब आप देखिए हमारे ड्रामे शोबिज़ इंडस्ट्री भी नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं जी, देखिए मेजॉरिटी माइंड्स वो हैं, वही है जी। तो वो आप जो भी आप दिखाएंगे, हम अब मैं तो ज़ाहिर है मैं दोनों व्यूज़ लूँगा, मैं नेगेटिव वे में भी देखूंगा, मैं पॉजिटिव वे में भी। बिल्कुल। अब मेरा माइंड आगे इनको क्या बताता है वो तो डिपेंड मेरे पे करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इश्यूज जो ज़्यादा आ रहे हैं वो इस चीज़ पे आ रहे हैं हमारे पास ना, कि हालांकि एजुकेटेड बंदे भी हैं, एजुकेटेड बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में तो लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा फैल गई है, उनके मतलब पढ़े लिखे लोग भी जो है कभी कभार इस तरह से बयान कर जाते हैं बातें कि वो आप सोच भी नहीं सकते कि ये इस तरह की बातें हो रही हैं, नेगेटिव उसको ले जाते हैं वे में। एजुकेशन के हवाले से जो टीचर्स हजरात हैं या अपने उनका जो एजुकेशन का इदारा है, उनको चाहिए वो हर वीकेंड पे एक दिन मुकर्रर करें, कम्युनिटी में जाएं, उस एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन सेशन दें, अवेयरनेस दें, सेशन करें, अवेयरनेस दें, उनके पेरेंट्स से मिलें। जो बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं उनको, अगर 5 साल के हैं उनको बताएं कि ये एज में आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, मुफ्त तालीम है। असल में चीज़ ये होता है जो जिसकी इनकम अच्छी है या वो सैलरी अच्छी है, वो तो उनको अपने बच्चों को तो प्राइवेट में लेके जा रहा है। लेकिन वही अगर टीचरों के बच्चे हैं, अगर जो हायर क्लास के बंदे हैं, वो अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं। ये आइडिया मैंने भी उस दिन दी थी कि भाई पढ़ाएं, ये होना चाहिए, ताकि उनको देख के इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी हो। इक्वलिटी होनी चाहिए, तो गरीब का बच्चा भी वहाँ पढ़े। बहुत अच्छी बात की, एक साहब आए थे, उन्होंने कि भाई जब तक सब्जेक्ट इक्वल नहीं होंगे, जब तक जबान इक्वल नहीं होगी, हम बच्चों को कहाँ प्राइवेट में अगर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और गवर्नमेंट में उर्दू पढ़ा है, तो इतना कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है हमारे पाकिस्तानी अवाम में कि अगर आपने उर्दू गलत बोली तो फिर भी अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर आपने एक लफ्ज अंग्रेजी का गलत बोला तो आप पे धब्बा लगे जैसे कि आपने कोई गाली दी। हमारा सबसे बड़ा मसला इंग्लिश बना हुआ है ना, इंग्लिश तो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना सर। क्या करें, घर में मादरी जबान बोलते हैं, बाहर जाके उर्दू जबान मुश्किल से तो उर्दू सीखी हम जब बलोचों ने अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है ग्रेजुएशन में आकर मैंने थोड़ी सी उर्दू बोलनी सीखी, अभी भी मैं मुज़क्कर मोनस में गड़बड़ कर जाती हूँ। अब मुझे भला कौन अंग्रेजी जो है मेरे दिमाग में डालेगा, किसी ने मुझसे बोली नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसमें भी एक लफ्ज गलत बोल दिया जो कि नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा मजाक उड़ाया जाता है। उर्दू पे नहीं उड़ाया जाता, जबकि मैं कंटिन्यूसली मैं उर्दू, देखिए कंटिन्यूसली भी निकल गया ना अंग्रेजी लफ्ज, तो इंग्लिश में ही तो ये हमारी एहसास कमतरी है, प्लस हमारे गवर्नमेंट ने ये हमारे अंदर डाली है क्योंकि इक्वलिटी नहीं है ज़बान में। अगर प्राइवेट सेक्टर में उर्दू ज़बान ज़्यादा तरजीह दी जाती तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता मेरे ख्याल से। हमारी जो यहाँ पे जो कौमी बोली है, हम बोलते हैं हमारे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी हमारी बोली की लिखत में होनी चाहिए चीज़ें। बाकी बाहर तो जाएंगे तो हर कंट्री अपनी ज़बान बोलता है। कितनी प्यारी ज़बान है हमारी, हम शायरी कर सकते हैं, हम कितना ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, हम क्या क्या नहीं लिख सकते उर्दू में। उर्दू तो बहुत वसी ज़बान है, हालांकि लश्करी ज़बान है, लेकिन एक लश्करी ज़बान का मकसद ही होता है कि तकरीबन कुछ ज़बानों का मजमूआ उनको जोड़े रखना। तो मेरे ख्याल से हमें उसको ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए और ज़बान में जो है वो यकजहती ज़बान में आनी चाहिए हमारी। तो हमें फर्स्ट जो प्रायोरिटी जो तरजीह देनी चाहिए अपनी ज़बान को देनी चाहिए, जो मुल्की ज़बान है, जो मुल्की ज़बान है। उसके बाद जो है दूसरी सीखें, हम सीखना चाहिए, कहीं भी जाए हर बोली सीखनी चाहिए, ज़बान आनी चाहिए, बंदा किधर भी जाए। हम लोग काम क्यों नहीं करते? यानी कि हम लोग फजूल में तो एहतजाज कर रहे होते हैं। जी मैम देखें, एक हमारा एक जो है ना पेरेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स का एक माइंड बन चुका है कि जी हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या फिर बाहर चला जाए। आपके गवर्नमेंट स्कूलों ने कितने डॉक्टर प्रोवाइड किए पाकिस्तान को?
देखिए डॉक्टर इंजीनियर बन के वो बाहर चला जाए, बाहर चला जाता है। ज़्यादातर जो है ना हमारी कोशिश वही बात यही हुई ना, पेरेंट्स की अवाम की कोशिश जहालत जो ये है होती वो है। बच्चों पे भी भारी पड़ रही है। तो मैम देखें पाकिस्तान का फ्यूचर तो देख रहा है हर कोई। अब कौन अपने मतलब पेरेंट्स की पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि ठीक है कहीं चले, ये तो कहीं सेव हो जाएं बच्चे हमारे। लेकिन मैं एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत एक अच्छे एजुकेटेड बंदे ने मुझे कहा, बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि हमारा जो बच्चे हैं वो उर्दू बोलने वाले हैं, अपनी मादरी ज़बान बोलने वाले हैं, उनको तो सिंधी अरबी भी नहीं आती है, उनको तो समझ में कुछ नहीं आती। सिंधी को सिंधी आती है, बलोचों को बलोची आती है, पंजाबी को पंजाबी आती है, और इन सबको मिला के रखती है उर्दू। लेकिन इस पर हम क्या करते हैं कि स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं हम इंग्लिश ज़बान में उसको समझा रहे होते हैं। अब उसको पता नहीं होता कि वो पढ़ क्या रहा है, वो समझ नहीं रहा होता कि वो पढ़ क्या रहे। वो उसको साइंस पढ़ाओ, सोशियोलॉजी पढ़ाओ, इकोनॉमिक पढ़ाओ, जो भी पढ़ाओ उसके लिए एक समान है, क्योंकि उसको सिर्फ रट्टा लगाना होता है। हम बेसिकली अपने बच्चे की फीस पे कर रहे होते हैं उसको रट्टा लगा के पास कराने के लिए, कल को डॉक्टर बने कि अगर वो उर्दू जबान में पढ़ के डॉक्टर बनेगा तो उसको ज्यादा समझ में आएगा कि वो पढ़ क्या रहा है। प्राइमरी तौर पे इनको जो ये 5वीं तक जो इनको प्राइमरी है वो हमारी जो है ज़बान वाली ही स्टडी करानी चाहिए, उसके बाद उनको जाके दूसरी ज़बानें सिखाने सर फखर से कह रहे होते कि हमें उर्दू लिखनी नहीं आती, मैम हमें अगर हम पढ़नी नहीं आती। प्राइमरी लेवल पे भी चले, हम अपनी मादरी ज़बान ले आते हैं या प्रोविज़न वाइज हम डिवाइड कर देते हैं ज़बानें, ठीक है। सेकेंडरी भी आप आगे जब प्रोफेशनल एजुकेशन में आते हैं वहाँ तो 100% आप मेडिकल है आपने इंग्लिश में होगी, इंजीनियरिंग साइड पे जाना है आपने वो 100% आपकी बुक से तब तो वो सीख भी, वो तब बाशऊर हो सकता है कि वो एक लैंग्वेज सीख सकता है। बच्चा कहाँ से लैंग्वेज सीखेगा जब तक उससे बोलेंगे नहीं। अभी एज उसकी 5 साल है, 6 साल 8 साल दूसरी तीसरी में पहुँचता है, उनके सब्जेक्ट इतने कर दिए, 10 कापियाँ होगी, 10 बुक्स होगी, उनका बैग इनको एक अथॉरिटी ये होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा लीगल, अगर लीगली हम देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो वहाँ के हर टीचर को बच्चे से इंग्लिश में बात करनी चाहिए। बहुत से स्कूल करते हैं जी। इससे क्या होता है कि बच्चे की लैंग्वेज जब अच्छी हो जाती है तो वो समझ सकता है कि वो पढ़ क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में टीचरों को खुद नहीं आती है, वो खुद रीडिंग करके बच्चों को समझा रहे होते हैं, और यहाँ पे बच्चों से उर्दू में बात कर रहे हैं। वो बच्चा जब बात सुनेगा नहीं, सीखेगा नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं। बेचारों का कसानी ब्रेक की जरिए साड़ी में घूम पेता। वशद के गोलीचारू का ब्रेकांची सारिया के माग पुत्रान कंदे थे, खासकर हालातानी चिक्का और हालातानी सरा कोई एक्शन चाहिए ना बेगी हमशी चिका हालात बस से बदतर बह गया, पर्चा बह गया। इंसान पाकिस्तानी अवाम जो हस्ती अंचू के फाइनेंशियली अगर बेचारी इकोनॉमिकली मतलब यक ख़राबी ची रह गई, मेंटली भी बाज़ डिप्रेशन के शिकार बेगी। अच्छा, क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, तो उसका ज़्यादा असर मौसम जो है वो ज़्यादा अगर देखें तो एक दायरे से बाहर आ चुका है। मतलब कभी भी सैलाब का आना, कभी भी ज़लज़ले का आना, हवाओं का तेज़ चलना, फिर सर्दी में, यहाँ पे दिसंबर है, हम सर्दी को तरस रहे हैं, पता नहीं चल रहा सर्दी या गर्मी है। लेकिन किसी भी अगर हम ममालिक में जाएं, किसी भी मुल्क की बात करें, तो ये पहाड़ों का काटना, दरख्तों का काटना, ये इलीगलाइज है, बिल्कुल इलीगल है। इस पे कानून इमीडिएट एक्शन है। हम शहरों में भी देखें तो हम अपने घर के दरख्त को काट देते बगैर किसी के पूछताछ किए, हम अपने मोहल्ले के दरख्तों को काट रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे पोल्यूशन है, हमें ज़्यादा मसले हो रहे हैं, जैसे कि सर ने कहा, तो गांव के क्या हालात है। मतलब पहले हम देखते थे बहुत ग्रीनरी होती थी, जब हम गांव की तरफ जाते थे बड़ा प्यारा मौसम दिखता था। बलूचिस्तान के पहाड़ों की तरफ जाते थे, कितने प्यारे पहाड़ दिखते थे। लेकिन अब तो सारे कटे बटे, मतलब अपने बेसाख्ता लोग काट रहे हैं पहाड़ों को, दरख्तों को। तो इसका क्या असर पड़ता है, ये क्लाइमेट चेंज में कितना मुश्किल हो सकता है हमें? दरख्त जो है वो वहाँ पे जो गांव में दरख्त काटते हैं वो अनलीगल तौर है, मगर वहाँ पे जो काफ़ी जो है वो लोग इसी दरख्त को काट के अपना रोज़गार बनाया हुआ है। वो लकड़ियाँ जाके कुछ करके बाज़ारों में बेचते हैं,
ताकि उनको कुछ उनके इनकम आ सके। मगर हमें गवर्नमेंट को कानून को हरकत में आना चाहिए। अगर रोड के साइड्स में या अपने आपाशी जो केनाल चलते हैं उनके बराबर में दरख्त है, उनको अगर काटा जाए वो अनलीगल है और उन पे रोकथाम करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उनका जो आपाशी का इदारा है उनको चाहिए कि वो काटने से, यही एक जैसे इंसान का कत्ल होता है इसी तरह अगर वो भी दरख्त भी जानदार है उस पर 302 का जो है वो केस दायर होता है कि कत्ल का मुकदमा दर्ज हो। इसीलिए जो ये नहीं करना चाहिए। और दरख्त जो कटाई बहुत हो रही है हमारे इलाके में, और हर साल जो हम भी तकरीबन काफ़ी सालों से शजरकारी मुहिम जब होती है तब 400-400, 500-500, 2,000 स्कूलों में, मस्जिदों में, गांव की जो कच्चे इलाके हैं उनमें जो शजरकारी मुहिम चलाते हैं। तो अगर शजरकारी मुहिम ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होंगे तो माहौल भी साफ़ शफाफ रहेगा और उनसे जो ताज़ा हवा मिलती है, बंदा वाक में जाता है, गांव का माहौल ही ऐसा होता है, तो ऑक्सीजन मिलेगी तो बंदा ज़ाहिर है ऑक्सीजन ही जीने के लिए ज़रूरी है। तो इसी ऑक्सीजन हमसे ज़्यादा जो मिलेगी वो ज़ाहिर दरख्तों से मिलेगी। अगर अच्छा, शहरों की तरफ देखा जाए, कराची की तरफ, तो कराची अगर आप जहाँ से भी कराची की तरफ सफ़र करेंगे तो एक सूखा सा एक ज़मीन, सूखी सी ज़मीन जो है बंजर ज़मीन की तरह नज़र आएगा, कोई दरख्त, कोई ग्रीनरी नहीं है। तो कितना फ़र्क पड़ेगा हमें मौसमियात को, मतलब इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने में अगर हमारे मुल्क में ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है तो? मैम देखें, ऑलरेडी पोल्यूशन तो आप देख लें, हम अगर हम 10 इयर्स पीछे चले आते हैं तो कराची की सराउंडिंग की बात करें अगर, तो उस टाइम हमें ग्रीनरी मिल रही थी, हमें ग्रीनरी भी नज़र आती थी। इंटीरियर की बात कर लें, वहाँ भी ग्रीनरी थी। लेकिन दिन ब दिन जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट को तो आप छोड़ देना, उनको वो तो जब करेंगे, लेकिन अगर हम आवाम की भी बात करें, हमारा भी ध्यान नहीं है इस तरफ किसी भी बंदे के। ना अगर सिटी की बात कर लें, ना शहर में किसी का ध्यान है, इंटीरियर में भी नहीं है किसी का। तो आप सिर्फ ये देख लेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, आज से 5-6 साल पहले भी हमें ग्रीनरी मिल जाती थी, बहुत अच्छी मिलती थी। बिल्कुल। तो विद इन 4 और 5 इयर्स जो है हम बिल्कुल मतलब एक खुश्क इलाका हो गया है। हालांकि बारिशें भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, ग्रीनरी होनी चाहिए हमारे पास। अच्छा, सिंध पंजाब की तरफ से, पंजाब तो मतलब पंजाब में बहुत ग्रीनेस्ट है, बहुत। और वहाँ पे आप मौसम देखें, ग्रीनरी की वजह से जो मौसम में फ़र्क आता है, जो आपका फिल्टर, हम जो पानी के लिए फिल्टर लगाते हैं, बेसिकली ये वही काम कर रहे होते हैं कि ताज़ा जो है ऑक्सीजन है, साफ़ सुथरा हवा में जो है इनहेल करने को मिलती है। लेकिन जब पंजाब की तरफ जाएं तो बिल्कुल एक आंखों को भी ठंडक मिलती है, मिजाज भी सुकून में आ जाता है और दिल भी पीसफुल होता है। तो कितना फ़र्क पड़ता है, यानी कि आप यहाँ से अगर उठ के वहाँ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे वापस आने की कोशिश भी करेंगे। वहाँ पे बागात भी बहुत है मैम। ऐसा है ना कि वहाँ अगर देखें, वो डिपेंड दोबारा आ गई, वही बात आ गई कि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है जी, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर लैंड वहाँ बात की, इसमें बहुत फ़र्क है, सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान में बहुत फ़र्क है। दूसरा फिर मैम थोड़ा सा अवेयरनेस का भी फ़र्क है, थोड़े से ज़्यादा ही फ़र्क है हमारा। अब इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर शहर में भी देखें तो ग्रीनरी आपको नज़र आती है, पहाड़ों पे, चीज़ों पे। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं होता जो इलीगल हो और इतना अच्छा मौसम इलीगल हो। दूसरा मैम वो अगर देखें, हम अगर प्लांट वगैरह की बात करें, दरख्त अगर काटते भी हैं तो वो मैनेज भी कर रहे हैं, उसको मैनेज भी कर रहे हो। हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं, सिरे से ही बस नहीं वो है। शजरकारी मुहिम के दौरान शजरकारी लगा देते हैं। अच्छा, वो भी ऐसे लगती है कि अभी जैसे हम बता रहा हूँ, हमने अपने उसके तवज्जो से जो है कोई अभी 3-4 महीने पहले मेरे ख्याल में कोई 2-2.5 हज़ार ट्रीज़ की प्लांटेशन की थी। लेकिन अगर आज के दिन में हम जाके उनको काउंटिंग करें तो मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार में से हार्डली 200-300 बचे होंगे, बाकी जल गए हैं सारे। शहरों का मसला ये है कि बिल्डिंग्स जब बनती हैं तो ग्रीनरी को कुर्बानी तो उन्हीं की देनी पड़ती है। लेकिन अगर हम बहुत सारे अगर बाहर मुल्कों में भी जाएं, अगर आपके पास एक बड़ा सा सहन है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये आयद होता है कि आपको उस सहन में ग्रीनरी लगानी है जी, या घर के बाहर आपको ग्रीनरी लगानी है, आपको प्लांटेशन करनी है, आपको
पौधे लगाने, फूल लगाने, जो कितना खूबसूरत भी लगता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारा खुद का मिजाज भी नहीं है। कराची के कितने घर हैं जहाँ पे खुला सहन है जी, कितनी बड़ी ज़मीन है। मेरे अपने घर में मेरी खाला है, तो उनकी तो 2 ज़मीनें बड़ी बड़ी। मैंने कहा कि मम्मी आप तो यहाँ पे अपनी सब्ज़ी उगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन वही बात है कि हमारी जहनियत ही काम नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही। अभी लास्ट ईयर भी सजर का रिमोम में हमने काफ़ी हॉस्पिटलों में PPHI के इदारे हॉस्पिटल है प्राइवेट जो गांव में है, और उसके अलावा मस्जिदें बनी हुई जहाँ आगे कच्ची आबादी है, ज़मीनें हैं, उनमें गांव में जो मस्जिद हमने क्या किया वहाँ पे स्कूलों में, मस्जिदों में और उनके जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें शजर का रिमोम की। आज 2 साल के बाद वो दरगत कुछ बड़े हो गए, तो उससे ये कि ये सदका जारिया भी कहलाता है और ये बहुत बड़ी नेकी है। अगर हमने वहाँ पे जब लगाया, जब उसके बंदे को वहाँ पे पियोन है या माली है उस इदारे का, तो उनको हमने बाउंड किया, भाई मेहरबानी कर हम लगा के जा रहे हैं, इसको पानी देना आपका काम है, इसको संभालना आपका काम है। दोस्त हैं कोई मेरे खास के, उन्होंने भी ये चलाया। जब उनके साथ भी यही इश्यूज आ रहे थे कि जी वो पौधे बच ही नहीं रहे, कोई संभाल, फिर उन्होंने एक ये तरीका निकाला कि जी घरों के आगे लगाने शुरू किए और उन घर वालों से ये कहा कि या हम आपके बुजुर्ग के नाम से लगा रहे हैं। हाँ, तो वो बड़ा इफेक्ट उस चीज़ का माइंड चेंज हुआ, उसका बड़ा इफेक्ट हुआ और वो बड़ा पॉजिटिव। अच्छा, हमारे पास क्योंकि मुख्तसर सा वक्त बचा है, तो मैं दोनों से मुख्तसर एक छोटा सा पैगाम अपने देखने वालों के लिए चाहूँगी ताकि हम प्रोग्राम का फिर अख्ताम कर सकें। जी डॉक्टर साहब बोले तो आप। अच्छा, मैं जब पूछे तो मैं दोनों की तरफ देखती हूँ खामोश हो जाते। नहीं, पैगाम हमारा यही है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए। जितना हम अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, हमारे वतन के जो गरीब लोग हैं उनके लिए सोचेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल सर। अशे मनी पाकिस्तान है, अशे तई पाकिस्तान है, अशे सरो जान पे कुर्बान। बोले बलोची तो बोले, चलो आखिर में दिल खुश कर दिया हमारा। जी सर, आपकी तरफ से मैसेज देखें। सबसे पहले तो ये है कि अपना मुल्क बचाओ, अपना मुल्क बचाना चाहिए हमें। बहुत सी चीज़ें हम सिस्टम को, जो भी कोई उठता है उठ के पहले सिस्टम को गलत कहता है, लेकिन सिस्टम से पहले जो है आवाम खुद खड़ी हुई है, हम खुद खड़े हुए हैं। हमें बेहतरी की तरफ जाने के लिए जो है ना अभी बहुत सारी चीज़ें सही करनी है, हमारी आवाम सीधी होने वाली है, पहले उनको सीधा किया जाए, उसके बाद सिस्टम की बारी आती है। सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, जब तक हम सही नहीं होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आप आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत मुख्तसर टॉपिकों पे, मुख्तसर नहीं मतलब बहुत सारे मुख्तसर कह रही हूँ, बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमने बात की और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गोली शाहरुख का अग्गा पामी कहते कि शऊर बिदेता, शऊर बिजीरता, और ख़ासकर अगर शुमें लोग बलाय में सहनी तो आई तो ग्रीनरी होती बिकनी तो लोग भी खूबसूरत लगी। शुमा भी माशाल्लाह सोबेसरा पात का उसी शिंजिन जो रंगी दिमागी और दिली सुकून रंगी और वती खैर बिकनता वती मात पे खैर अल्लाह महर बिकनता मायने गंचिनी अल्लाह में